आज हम इतिहास में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं। सोचिए, आज से लगभग 4,500-5,000 साल पहले। हाँ, एक ऐसा दौर जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं बस पनप ही रही थीं। बिल्कुल। और उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक गजब की शहरी सभ्यता फल फूल रही थी, हड़प्पा सभ्यता। जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हाँ, ये सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। और इसका फैलाव मतलब कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। हाँ, आज के पाकिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिम भारत, फिर हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, वहां तक फैली हुई थी इसकी बस्तियां। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो सब पुरातात्विक खुदाइयों, जो लेख मिले हैं, जो रिसर्च हुई है, उस पर आधारित है। हाँ, क्योंकि लिपि तो हम पढ़ नहीं पाए अभी तक। वही तो चलिए इन्हीं स्रोतों के सहारे इस अनोखी और थोड़ी रहस्यमयी सभ्यता की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं क्या खास था इसमें। जरूर। अच्छा, इसकी कहानी सामने कैसे आई, ये भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये करीब 100 साल पुरानी बात है, 1920 का दशक। हाँ, जब ब्रिटिश भारत में वो रेलवे लाइनें बिछ रही थीं, तब कुछ पुरानी ईंटें, कुछ खंडहर मिले। शुरू में शायद उतनी अहमियत नहीं दी गई। शायद नहीं, लेकिन असली खोज तो तब शुरू हुई जब आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने हड़प्पा में, जो पंजाब में है रावी नदी के किनारे, और राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में, जो सिंध में सिंधु नदी के पास है। हाँ, मोहनजोदाड़ो यानी मृतकों का टीला, जब वहां खुदाई शुरू हुई तब दुनिया चौंक गई। बिल्कुल, कि अरे मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही एक प्राचीन शहरी सभ्यता भारत में भी। सही। और इन दो बड़े शहरों के बाद तो जैसे एक दरवाजा खुल गया, फिर तो कई और महत्वपूर्ण जगह मिली। जैसे गुजरात में धोलावीरा, वहां की जल प्रबंधन व्यवस्था, उफ, कमाल कमाल की है। बड़े बड़े जलाशय, नहरें, कुएं, आज के इंजीनियर भी सीख सकते हैं उससे। सच में। और फिर वहीं गुजरात में लोथल, समुद्र के पास, जहां पूरा का पूरा डॉकयार्ड मतलब जहाजरानी गोदी मिली है। सोचिए, समुद्री व्यापार का कितना बड़ा केंद्र रहा होगा वो। हाँ, और फिर राजस्थान का कालीबंगा, वहां जूते हुए खेत के निशान मिले हैं, जो दुनिया में खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक माने जाते हैं। और वो अग्नि वेदिकाएं भी मिली है वहां, कतार में बनी हुई। हाँ, वो शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी होंगी। और हरियाणा का राखीगढ़ी तो अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जा रहा है। और वहां अभी भी काम चल रहा है, नई चीजें पता चल रही हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरी सभ्यता का फैलाव कितना बड़ा था। हाँ, अनुमान है कि लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख? हाँ, जरा सोचिए, इतने बड़े इलाके में फैली हुई सभ्यता, ये सिर्फ जमीन का फैलाव नहीं है, ये उनकी संगठनात्मक क्षमता, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम, उनके कल्चरल प्रभाव को दिखाता है। बिल्कुल। इतने बड़े क्षेत्र में शहरों की प्लानिंग एक जैसी, ईंटों का साइज एक जैसा, वजन और माप में एक रूपता, ये सब किसी मजबूत केंद्रीय व्यवस्था के बिना मुमकिन नहीं लगता। हाँ, और इसी व्यवस्था का सबसे बड़ा सबूत है उनकी टाउन प्लानिंग, नगर योजना। कमाल की। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाकायदा नक्शा बनाकर शहर बसाए हों। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, शहर जैसे चौकोर टुकड़ों में बटा हो, ग्रिड पैटर्न जिसे कहते हैं। हाँ, और सिर्फ मेन रोड ही नहीं, गलियां तक इसी पैटर्न पर थीं। अद्भुत। और घर भी बहुत व्यवस्थित, ज्यादातर पक्की ईंटों के बने होते थे। और कमाल की बात यह कि ईंटों का साइज, मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात लगभग पूरी सभ्यता में एक जैसा मिलता है, 4:2:1। स्टैंडर्डाइजेशन। बिल्कुल। इससे कंस्ट्रक्शन में कितनी आसानी होती होगी। कई घर तो 2 मंजिला भी थे, उनमें आंगन होता था, कई कमरे, रसोई, और हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आता है उनका ड्रेनेज सिस्टम, जो आज भी हमें हैरान करता है। हर घर की नाली गली की मेन नाली से जुड़ती थी, और वो मेन नालियां ढकी हुई होती थीं, ईंटों से या पत्थर की सिल्लियों से। सोचिए, हजारों साल पहले ढकी हुई नालियां, मैनहोल भी थे सफाई के लिए। ये उनकी साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ के प्रति जागरूकता दिखाता है। अद्भुत है ये। और मोहनजोदड़ो का वो महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, वो तो एक बहुत ही भव्य और थोड़ी रहस्यमयी संरचना है। पक्की ईंटों का बना एक बड़ा सा टैंक। हाँ, जिसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, चारों तरफ बरामदे, छोटे छोटे कमरे। पानी लीक न हो, इसके लिए बिट्यूमिन यानी तारकोल जैसी चीज का इस्तेमाल किया गया था। इसका असली इस्तेमाल क्या था, ये पक्का पता है? पक्का तो नहीं।
शायद कोई धार्मिक अनुष्ठान होता हो, सामूहिक स्नान या कोई सामाजिक कार्यक्रम। पर ये उनकी इंजीनियरिंग स्किल और सामुदायिक जीवन का एक बड़ा प्रतीक जरूर है। इसी तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो बड़े बड़े अन्न भंडार ग्रैनरीज मिले हैं, हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कोई छोटे मोटे गोदाम नहीं थे, बल्कि बड़े सुनियोजित स्ट्रक्चर थे। हवा जाने की भी व्यवस्था थी ताकि अनाज खराब ना हो। इनका मिलना क्या दिखाता है? ये सिर्फ अनाज जमा करने की बात नहीं है, ये दिखाता है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होता था, सरप्लस प्रोडक्शन था। अच्छा। और इतने बड़े पैमाने पर अनाज इकट्ठा करना, उसका हिसाब रखना, उसे शायद टैक्स के रूप में लेना या फिर बांटना, ये सब एक बहुत मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। बिना किसी संगठन और रिकॉर्ड कीपिंग के ये मुमकिन नहीं था। तो शहर बड़े व्यवस्थित थे, अनाज के भंडार भरे थे, जाहिर है इनकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत रही होगी। क्या करते थे ये लोग? मतलब रोजी रोटी कैसे चलती थी? देखिए, मुख्य आधार तो कृषि ही थी। वो गेहूं और जौ जैसी मुख्य फसलें उगाते थे। अच्छा। साथ में राई, मटर, तिल, सरसों भी। गुजरात के कुछ इलाकों जैसे लोथल और रंगपुर से चावल के भी सबूत मिले हैं, पर शायद वो मुख्य फसल नहीं थी। और कपास? मैंने सुना है कपास उगाने वाले ये दुनिया में पहले थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। माना जाता है कि हड़प्पावासी ही दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उससे कपड़ा बनाया। तभी तो यूनानी लोग कपास को सिंडोन कहते थे, जो सिंध शब्द से ही निकला है। वाह। और खेती के अलावा? पशुपालन भी अहम था। बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ये तो आमतौर पर पाले ही जाते थे। हाथी और ऊंट? हाँ, हाथी और ऊंट से भी वो परिचित थे। शायद पालतू भी बनाते थे। मिट्टी की बनी बैलगाड़ियों के खिलौने खूब मिले हैं, तो परिवहन और खेती में बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता होगा। लेकिन सिर्फ खेती और पशुपालन तक तो सीमित नहीं थे ये लोग, व्यापार भी तो करते थे। बिल्कुल, उनका व्यापार बहुत विकसित था और दूर दूर तक फैला हुआ था। अंदरूनी व्यापार तो था ही, मतलब एक शहर से दूसरे शहर। और बाहरी व्यापार भी? हाँ, बाहरी सभ्यताओं के साथ भी। सबसे बड़ा सबूत है मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में हड़प्पा की बनी मोहरों का मिलना। अच्छा, मेसोपोटामिया में? हाँ, और मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में मेलूहा नाम की एक जगह का जिक्र आता है, जहां से वो व्यापार करते थे। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये मेलूहा हड़प्पा सभ्यता का ही नाम था। ये तो कमाल है। मतलब हजारों किलोमीटर दूर तक व्यापारिक रिश्ते थे। क्या भेजते और मंगाते क्या थे ये लोग? अंदाजा है कि वो यहाँ से सूती कपड़े, अनाज, लकड़ी, हाथी दांत का सामान और तैयार माल बाहर भेजते होंगे। और मंगाते क्या थे? कच्चा माल जैसे सोना, शायद दक्षिण भारत से, कर्नाटक से या अफगानिस्तान से आता था। चांदी ईरान या अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान की खेतड़ी खानों से या शायद ओमान से भी। और वो लैपिस लाजुली, वो नीला पत्थर? हाँ, लैपिस लाजुली और फिरोजा जैसे कीमती पत्थर अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आते थे। ये दिखाता है कि उनका ट्रेड नेटवर्क कितना फैला हुआ और जटिल था। सोचिए उस जमाने में इतनी दूर से व्यापार। और इस व्यापार को आसान बनाने के लिए ही शायद उन्होंने वजन और माप की एक स्टैंडर्ड प्रणाली विकसित की। हाँ, वो बाट जो मिले हैं। बिल्कुल, पूरे हड़प्पा क्षेत्र में एक जैसे वजन के बाट मिले हैं, ज्यादातर चर्ट नाम के पत्थर के बने हुए, और वो एक निश्चित अनुपात का पालन करते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, ताकि लेन देन में आसानी हो, कोई गड़बड़ ना हो। सही। इसी तरह लंबाई नापने के भी शायद स्टैंडर्ड पैमाने रहे होंगे। और लोथल का डॉकयार्ड तो है ही समुद्री व्यापार का जीता जागता सबूत। जहाज आकर रुकते होंगे, माल चढ़ता उतरता होगा। ये सब मिलकर एक बहुत ही विकसित आर्थिक सिस्टम की तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। तो अर्थव्यवस्था तो मजबूत थी, पर क्या ये लोग सिर्फ काम ही करते थे, या कला, सुंदरता, इन सब चीजों के लिए भी जगह थी उनकी जिंदगी में? उनके हुनर कैसे थे? यकीनन जगह थी। हड़प्पा के लोग बहुत कुशल कारीगर और कलाकार भी थे। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है मोहनजोदड़ो से मिली वो कांसे की मूर्ति डांसिंग गर्ल। हाँ, नृत्य करती हुई लड़की। लगभग 10.5 सेंटीमीटर की है, पर कमाल की है। उस जमाने में धातु डलाई की लॉस्ट वैक्स तकनीक का कितना बेहतरीन नमूना है वो। और उसका जो पोज है, वो आत्मविश्वास, गजब है। गजब है। बिल्कुल। और दूसरी मशहूर मूर्ति है वो पत्थर की बनी, जिसे प्रीस्ट किंग या पुरोहित राजा कहते हैं। वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। हाँ, शॉल ओढ़े हुए, उसपे तिप्तिया डिजाइन बना है। हाँ, हालांकि ये नाम प्रीस्ट किंग बाद में दिया गया है। वो सच में पुरोहित था या राजा, ये कहना मुश्किल है। अच्छा। क्या बता वो कोई अमीर व्यापारी हो या किसी कबीले का मुखिया। ये नाम देकर कहीं हम अपनी सोच तो नहीं थोप रहे उस पर, यह भी सोचने वाली बात है। सही कहा। ये तो हो गई खास मूर्तियां।
और इनके अलावा हजारों की संख्या में मिट्टी की बनी छोटी मूर्तियां मिली हैं, टेराकोटा फिगरीन्स। अच्छा, टेराकोटा वाली। हाँ, इनमें इंसानों की आकृतियां हैं, खासकर महिलाओं की, जिन्हें अक्सर मातृ देवी माना जाता है। फिर जानवरों की बैल, गैंडा, बंदर, कुत्ते, पक्षी हैं, खिलौना गाड़ियां हैं, पहिए, सीटियां, बहुत कुछ है। ये शायद बच्चों के खेलने के लिए या पूजा के लिए? हाँ, शायद दोनों के लिए या सिर्फ सजावट के लिए भी हो सकती हैं। और उनके मिट्टी के बर्तन वो कैसे थे? वो भी बहुत सुंदर थे, चाक पर बनाए हुए, एकदम सुडौल। ज्यादातर लाल या गुलाबी रंग के होते थे और उन पर काले रंग से डिजाइन बनाए जाते थे। कैसे डिजाइन? पेड़ पौधे, खासकर पीपल की पत्तियां बहुत दिखती हैं। पशु पक्षी, मोर और ज्योमेट्रिकल पैटर्न, गोले, त्रिकोण, लाइनें। रोजमर्रा के बर्तन थे, पर कलात्मकता उनमें भी दिखती है। गहनों का भी शौक था इन्हें? बिल्कुल, मन के बनाने में तो उस्ताद थे ये लोग। बीड्स, हाँ, मन के। कार्निलियन जैसा लाल पत्थर, एगेट, जैस्पर, सेलखड़ी, मिट्टी, शंख, सीप, हाथी दांत, न जाने कितनी चीजों से अलग अलग आकार के मन के बनाते थे। और इन मनकों से हार वगैरह बनते होंगे। हाँ, हार और दूसरे गहने मिले हैं, चूड़ियां भी मिली हैं। और अब आते हैं उन रहस्यमयी मुहरों पर, सील्स, जो हड़प्पा सभ्यता की पहचान मानी जाती हैं। हाँ, ये मुहरें वाकई बहुत खास है, हजारों में ही हैं। ज्यादातर सेलखड़ी यानी स्टीएटाइट नाम के नरम पत्थर की बनी है, चौकोर या आयताकार होती हैं। और उन पर जानवरों की तस्वीरें बनी होती है। बड़ी खूबसूरती से उकेरी हुई। सबसे आम आकृति एक सींग वाले जानवर की है, उसे अक्सर यूनिकॉर्न कह देते हैं, पर शायद वो कोई पौराणिक जीव था। यूनिकॉर्न जैसा। हाँ, इसके अलावा कुबड़ वाला बैल, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरण, कई जानवरों की बहुत सजीव तस्वीरें मिलती हैं। और इन जानवरों के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी होता है, वही लिपि। हाँ, हर मोहर पर जानवर की आकृति के साथ कुछ निशान बने होते हैं। वही हड़प्पा लिपि है, जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ये मोहरें काम क्या आती थी? कोई अंदाजा? कई अंदाजे हैं। शायद व्यापारी अपने सामान की पहचान के लिए इन पर ठप्पा लगाते थे, या ये पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल होती हो, या शायद इनका कोई धार्मिक महत्व हो, तावीज की तरह। लेकिन पक्का कुछ नहीं कह सकते जब तक लिपि ना पढ़ी जाए। बिल्कुल, सही मकसद समझना मुश्किल है। तो अब बात करते हैं उनके धर्म की, उनके विश्वासों की। लिपि पढ़े बिना ये जानना तो और भी मुश्किल होता होगा। हाँ, हमें सिर्फ पुरातात्विक सबूतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जैसे मूर्तियां, मोहरें, इमारतें, कब्रें। जैसे वो टेराकोटा की मूर्तियां। हाँ, उनमें जो बड़ी संख्या में नारी मूर्तियां मिली हैं, खासकर वो जिनमें पेट से पौधा निकलता दिखाया गया है, उन्हें उर्वरता की देवी या मातृ देवी माना जाता है। लगता है मातृ देवी की पूजा काफी होती थी। और वो पशुपति वाली मोहर का क्या? हाँ, वो मोहनजोदाड़ो से मिली एक बहुत प्रसिद्ध मोहर है। उस पर एक व्यक्ति योग जैसी मुद्रा में बैठा है, 3 मुख दिखते हैं, सिर पर सींग वाला मुकुट है। और चारों तरफ जानवर हैं। हाँ, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, नीचे 2 हिरण हैं। कुछ विद्वान इसे शिव का पुराना रूप या पशुपति यानी पशुओं का स्वामी मानते हैं। हालांकि इस पर भी सब सहमत नहीं है, पर यह उनके धार्मिक जीवन की एक झलक जरूर देती है। इसके अलावा प्रकृति की पूजा के भी संकेत मिलते हैं। जी, अच्छे से पेड़, जानवर, बिल्कुल। मोहरों पर पीपल के पेड़ का दिखना, सांपों की पूजा के संकेत मिलना और जानवरों की पूजा, खासकर वो कुबड़ वाला सांड जो मोहरों पर बहुत प्रमुखता से है, ये सब दिखाता है कि वो प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। और कालीबंगा वगैरह में जो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। हाँ, कालीबंगा और लोथल में मिली वो अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड जैसे स्ट्रक्चर, वो शायद अग्नि पूजा की तरफ इशारा करते हैं। कुछ मोहरों पर स्वास्तिक और चक्र जैसे निशान भी मिले हैं, जिनका बाद में भारतीय धर्मों में बहुत महत्व हुआ। अच्छा, और मरने के बाद अंतिम संस्कार कैसे करते थे? जो कब्रिस्तान मिले हैं उनसे पता चलता है कि सबसे आम तरीका था शवों को जमीन में दफनाना। दफनाते थे? हाँ, आमतौर पर सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ रखकर लेटाते थे, और कब्र में शव के साथ मिट्टी के बर्तन रख देते थे। शायद उनमें खाना पानी होता हो, गहने, औजार, कभी कभी तांबे के आईने जैसी चीजें भी मिली हैं। ये शायद मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास को दिखाता है। ऐसा लगता है शायद उनका मानना था कि दूसरी दुनिया में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कुछ जगहों पर, जैसे लोथल में, एक ही कब्र में 2 शवों को, पुरुष और महिला को, साथ दफनाने के भी उदाहरण मिले हैं। अच्छा, और दाह संस्कार जलाते भी थे? हाँ, कहीं कहीं दाह संस्कार यानी जलाने के बाद राख और हड्डियों को एक कलश या बर्तन में रखकर दफनाने के भी सबूत मिले हैं। तो लगता है अंतिम संस्कार के अलग अलग तरीके थे। इतनी विकसित, इतनी बड़ी सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? ये शहर वीरान क्यों हो गए?
ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद से हमें इस सभ्यता में गिरावट के लक्षण दिखने लगते हैं। धीरे धीरे ये शहर खाली होते गए या उनका रूप बदल गया। इसका कारण क्या था? कोई एक पक्का कारण तो नहीं पता। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि कई कारण मिलकर इसके पतन के लिए जिम्मेदार थे। जैसे कि? एक बड़ा कारण प्राकृतिक आपदाओं को माना जाता है। बार बार आने वाली बाढ़, खासकर सिंधु नदी में, या फिर भूकंप। हाँ, ये तो शहरों को तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। मॉनसून का पैटर्न बदल गया हो, सूखा पड़ने लगा हो जिससे खेती खराब हो गई हो। और नदियाँ? हाँ, नदियों का अपना रास्ता बदल लेना, या सरस्वती जैसी कोई महत्वपूर्ण नदी अगर सूख गई हो तो उससे पानी की भारी कमी हो गई होगी। व्यापार के रास्ते भी बंद हो गए होंगे। यानी पर्यावरण में बदलाव एक बड़ी वजह हो सकती है। बहुत संभव है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि लगातार खेती से जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो गई हो, जंगलों की कटाई हुई हो, क्योंकि ईंटें पकाने और घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। अच्छा, और व्यापार में गिरावट? हाँ, बाहरी व्यापार में गिरावट भी एक कारण हो सकता है। शायद मेसोपोटामिया में कोई राजनीतिक उथल-पुथल हुई हो, जनसंख्या का दबाव भी बढ़ गया हो। ये सब आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा कर सकते थे। कुछ लोग आर्यों के आक्रमण की बात भी करते हैं। वो थ्योरी कितनी सही है? ये एक पुरानी थ्योरी है। व्हीलर जैसे कुछ पुरातत्वविदों ने इसे बढ़ावा दिया था। इसका आधार था मोहनजोदाड़ो में मिले कुछ कंकाल और ऋग्वेद में इंद्र देवता द्वारा असुरों के किलों को तोड़ने का जिक्र। लेकिन अब इस थ्योरी के पक्ष में ज्यादा मजबूत पुरातात्विक सबूत नहीं मिलते। जो कंकाल मिले हैं उन पे चोट के निशान जरूरी नहीं कि युद्ध के हों, और आर्यों के आने और हड़प्पा के पतन के समय में भी शायद अंतर है। तो आक्रमण मुख्य कारण नहीं था? ज्यादातर इतिहासकार अब मानते हैं कि बाहरी आक्रमण अगर हुआ भी तो वो पतन का मुख्य कारण नहीं था। शायद पहले से कमजोर हो चुकी सभ्यता के अंत में उसकी एक छोटी भूमिका रही हो। सबसे ज्यादा संभावना यही लगती है कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी, क्रमिक पतन था जो कई सौ सालों तक चला, और इसके पीछे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और शायद अंदरूनी सामाजिक राजनीतिक कारण ज्यादा जिम्मेदार थे। तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता वाकई अपने समय से बहुत आगे थी। उनकी नगर योजना, वो साफ सफाई पर जोर, स्टैंडर्ड ईंटें और बाट, इतना विकसित व्यापार, उनकी कला, शिल्प, कमाल है। निश्चित रूप से ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण और अनोखी सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत शायद इसकी शहरी योजना और इंजीनियरिंग थी, खासकर पानी और सफाई का मैनेजमेंट। हाँ। और इतने बड़े इलाके में एक जैसी संस्कृति बनाए रखना, वो भी एक बड़ी उपलब्धि थी। उनकी कला, खासकर मोहरों पर जानवरों का चित्रण और वो कांसे की नर्तकी, वो उनकी सौंदर्य दृष्टि और तकनीकी कुशलता को दर्शाती है। और इसका महत्व सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है ना, इसका असर बाद में भी रहा। बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता हमारी भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों को दिखाती है, जैसे मातृदेवी की पूजा, पशुपति यानी शिव की अवधारणा, पीपल और जानवरों की पूजा, योग मुद्रा, स्वास्तिक जैसे प्रतीक। ये सब चीजें बाद की भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में भी किसी न किसी रूप में जारी रहीं। ये हमें बताता है कि हमारी आज के संस्कृति के कई धागे हजारों साल पीछे इस महान सभ्यता से जुड़े हुए हैं। सही कहा। ये सोचना ही कितना विस्मयकारी है कि आज से 4,500-5 हजार साल पहले लोग इतने संगठित, इतने योजनाबद्ध और इतने कलात्मक तरीके से जिंदगी जी रहे थे। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की एक झलक, एक ऐसी दुनिया जो भले ही मिट्टी में दब गई लेकिन अपने पीछे इतने निशान छोड़ गई कि हम आज भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक ऐसी संस्कृति जो अपनी प्लानिंग, अपनी कला और अपने अनसुलझे रहस्यों से हमें लगातार हैरान करती है। और सबसे बड़ा रहस्य तो वही है, उनकी लिपि। काश हम उसे पढ़ पाते तो शायद उनके समाज, उनके विचारों, उनके ज्ञान के बारे में हमें सीधी जानकारी मिल जाती। लेकिन जब तक वो नहीं होता, हमें इन्हीं खंडरों, मूर्तियों और मोहरों से अंदाजा लगाना होगा। और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, उनकी मोहरों पर इतने अलग अलग तरह के जानवर क्यों बने हैं? और खासकर वो एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न जैसा, जो सबसे ज्यादा मिलता है, उसका क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ सजावट थी, या जानवरों से उनका लगाव था, या फिर ये अलग अलग कबीलों, व्यापार संघों या धार्मिक मान्यताओं के प्रतीक थे? इन तस्वीरों के पीछे शायद कोई गहरा मतलब छुपा है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद भविष्य के शोधकर्ताओं को भी चुनौती देता रहेगा।